औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ब्रॉड स्पीकिंग एवोल्यूशन हमारे पास प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअल चेंजेस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग सच एज अर्थ सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह हमारे पास ये चीज़ें। एवोल्यूशन को मुस्लिम्स नहीं मानते हैं, ऑफकोर्स हमारे दिन हमें अलाउ नहीं करते, लेकिन एवोल्यूशन का मुझे थोड़ा डिवोल्यूशन लग रहा है अपने हिसाब से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 फुट लंबे थे और हम इतने 5 फुट 4 इंच के घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ तो डिवोल्यूशन तो हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सच है इसके हिसाब से। मतलब कद के हिसाब से मैं बात करूँ, बाकी कि दुनिया की घास ख़त्म हो गई, फिर वो अपनी गर्दन लंबी की, फिर वो चढ़े ही गए ऊपर। तो इस तरह से तो वो जो लूसण वगैरह होता है जो हम बकरियों को देते हैं, ऊपर लटका के देते हैं, बकरी आसानी से खा ले, उनकी गर्दन पता नहीं क्यों लंबी नहीं हुई जिराफ जितनी। हमारे पास दो थ्योरीज है, एक एवोल्यूशन की, एक स्पेशल क्रिएशन की। मुस्लिम्स स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं, क्रिश्चियंस वगैरह, लेकिन बस कुछ एथिस्ट आ जाते हैं जो कि एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं। वैसे ये हमारे पास एमसीक्यूज में नहीं आते, लेकिन हमारे पास जो फादर स्वॉर्ड्स है कैरोलस लीनियस, इनके बारे में पूछते कि ये दोनों कौन थे, मतलब ये स्पेशल क्रिएशन वाले थे या तो ये हमारे पास ये थे एवोल्यूशन वाले। तो उनकी कुछ बुक्स हैं, उनके बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला कि पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, उसके बाद सेम टाइम पे या कुछ इंटरवल पे उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई जो कि अभी तक एक दूसरे के रिलेशनशिप में और एक दूसरे के साथ जिंदा घूम रही हैं। दो बातें हो गई हमारे पास ये। फिर हमारे पास जिस तरह से वो बनाए गए थे वो आज तक उसी फॉर्म पे जिंदा है। हमारे पास फादर स्वॉर्ड्स थे जिन्होंने एडवोकेट ऑफ क्रिएशनिज्म थे वो, और हमारे पास कैरोलस लीनियस थे जो कि स्वीडिश बॉटनिस्ट, इसको दफ़ा करें, who wrote a number of books describing nature and is best known for his specific work on taxonomy। तो टैक्सोनॉमी पर किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। बस ये बात याद रखें। और वो खुद भी एक बिलीवर था। फिर हमारे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आ जाती है, ये इतना लंबा, इसको छोड़ें। जॉर्ज बफन वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड डेवलप द आइडिया दैट लिविंग बींग्स इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। फिर डिवाइन क्रिएशन का उन्होंने कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं था कि एक खुदा है उसने पूरी दुनिया बनाई, ये वो फिर वो इस चीज़ों को मना करता है। वो बोलता है कोई बिग बैंग थ्योरी हुई, ऐसी चीज़ें देखो भी, बम्ब डिस्ट्रक्शन करते, कोई ऐसा बम्ब फटा कि डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ कंस्ट्रक्शनों के कुछ बन के तैयार हो गए। तो इनका एथिस्ट का तो क्या कहें। फिर हमारे पास ये एवोल्यूशन ऑफ मैन के वो है। फिर हमारे पास फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज नेवर एक्सेप्टेबल एज द होली बुक द कुरान से इज़ वेरी क्लियरली इन सूरा दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड मैन, सो हाउ आई कैन इवॉल्व। तो ये जो हमारे पास ये सूरा लिखे में, ये एमकेट में भी नहीं आते तो आप लोगों के भी नहीं आएंगे, इनको छोड़ दीजिएगा। एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑन अर्थ, इसको यहाँ से छोड़ें, ये हमारे पास है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाउच्ड मैमल्स marsupials such as kangaroos and koalas found in America, Australia and New Guinea. Currently the said geographical locations are separated from each other by specific organs. This makes it impossible for said mammals to swim through such large distance. So how could, फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास वंस लार्ज लैंड, हमारे पास पेंजेनिया था, फिर वो स्लोली और ग्रेजुअली अपने आप टूटना शुरू हुआ, अपने आप टूट गया, देखें वो अपने आप टूटना शुरू हुआ, फिर स्टार्ट किया सेपरेट होना ईच अदर से। इसी तरह से वो एक लंबे माइग्रेशन से हमारे पास एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, यहाँ पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया पे चिपका हुआ था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से टूट गया और यहाँ पे आके रुक गया। तो आधे यहाँ पे आधे यहाँ पर हैं। वेरी क्यूट। वो जो नहीं जानवी कपूर के अब्बू हैं, श्रीदेवी के हस्बैंड, वो इनके जैसे दिखते हैं, ये एनिमल जैसे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन सही है, उनके बाल भी ऐसे ही हैं। एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, जो हमारे पास डायनासोर्स के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब डायनासोर्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, तो उनको हम पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये हमारे पास फॉसिल से डील कर रहे होते हैं। ये हमारे पास फिर बताते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ था पहले,
फिर कैसे हुआ, फिर हमने एग्जांपल ली आर्कियोप्टेरिक्स की, ये हमारे पास पेपर में आती है। इसकी एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि ये हमारे पास दो कौन से जानवरों के बीच का वो था और इसके कोई डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स के बारे में हम इसके भी पूछ लेते हैं। अ फॉसिल ऑफ अ बर्ड बीइंग डिस्कवर्ड इन 1861 इन बेवरिया जर्मनी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आर्कियोप्टेरिक्स, इसको छोड़ें, अ केयरफुल स्टडी, फिर इसको बर्ड भी था और ये रेप्टाइल, इसके अंदर ये दो आर्कियोप्टेरिक्स पर बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल्स के ऊपर हाईलाइट करते कि इसका एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये दो कौन से स्पीशीज़ के बीच में सर्वाइव करा था। इसके पास बीक होती है, विंग्स होती है, टेल होती है और बॉडी कवर होती है फेदर्स से, लेकिन रेप्टाइल्स की तरह इसके टीथ भी होते हैं, फिंगर्स भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं और वर्टिब्रल टेल भी होती है और लीननेस स्टर्नम होती है। लीननेस स्टर्नम आप वहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फीचर्स हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। तो ये हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है, बड़ा डरावना। शक्ल अच्छी नहीं है बेचारे की, बाकी सही है, शक्ल थोड़ा ये तो रेप्टाइल जैसे ही दिखता है। हाँ, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी होमोलॉगी, ये आ गई ना गंदगी। चलें, डिफरेंट स्पीशीज में शो अ नंबर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन सच, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। होमोलोगस ऑर्गन्स का पूछ के फिर एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, आपके एमसीक्यू आपके बुक के एमसीक्यू में भी है कि होमोलोगस ऑर्गन्स वाला कौन है। फिर वो बटरफ्लाई की एग्जांपल दे देते हैं और विंग्स बैट की दे देते हैं और फ्लिपर ऑफ विंग्स की डॉल्फिन की दे देते हैं। फिर बोलते हैं बताओ कौन से होमोलोगस वाले और इनमें से कौन सा अलग है। तो बस ये पूछते हैं एमसीक्यू में, इसको बताना इतना लंबा खींचना मुझे अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफर इन फंक्शन are called as homologous organs. For example, arm of man, flippers of dolphin, forelimb of a horse and wings of bat are homologous to each other. ये फिर example याद करनी है of course. Or all of these mammalian organs show internally that the skeletal planes are same internally, like same number and arrangement of bones, pentadactyl hand, etc., suggesting a common origin. However, they differ in function as per requirement of the habitat and other features. Biologically this is termed as divergent evolution. तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे पास कौन से एवोल्यूशन का पार्ट है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। ये आपका एक तीसरा एमसीक्यू बन गया। पहला एमसीक्यू हमारे पास एग्जांपल्स देके पूछ लेते हैं। दूसरा एमसीक्यू होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं या फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। तीसरा ये कौन से किस्म की एवोल्यूशन है हमारे पास। इफ एवोल्यूशन डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, इनके ऊपर स्टार्स बना लीजिएगा। Homologous makes sense, but if all species originate separately, it is difficult to understand why they should share homologous similarities without evolution. Nothing forcing the tetrapods all to have pentadactyl limbs. ये आप लोगों के लिए एक बेसलेस इंफॉर्मेशन है, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद रखने की भी। कहाँ से फिर इसको छोड़ते हैं, ये जो इफ स्पीशीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है ना, ये चार हैं, इसको काट दें। On the other hand, some species show organs with similar function but differ in anatomical features. फिर वो कौन है हमारे पास? एनालोगस ऑर्गन्स है। एक एमसीक्यू वापस से बनने वाला, पाँचों एमसीक्यू पे नहीं, चौथे एमसीक्यू पे भी हम घूम रहे हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल आती है विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, वहीं बटरफ्लाई दे देते हैं। बैट एंड बर्ड्स बोथ आर इन्वॉल्व इन फ्लाइंग, हाउएवर दे हैव नो एनाटॉमिकल रिसेम्बलेंस, मतलब इनके एनाटमी जो अंदर के इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं है। और हमारे पास कौन सी इवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट है। 3 एमसीक्यू यहाँ पे हो गए, तो हमारे पास 6 एमसीक्यू एक इस सिंगल पेज के अंदर मौजूद है। इन 6 में से कोई भी एक उठा के दे देंगे। एविडेंस फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको जहर लगती, इंक्लूडिंग मी, जिसमें मैं फेल हुआ था अभी यूनिवर्सिटी में ना। 30 में से 13 आए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो आप लोग प्लीज़, आप मुझे लग रहा है आप दुआ नहीं करें मेरे लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। इट मतलब फेल, मिटर में कौन फेल होता है ना, लेकिन मतलब फाइनल में फेल होता है तो बंदा फेल है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 15 से कम है, तो मतलब 30 का हाफ तो 15 होता है ना, तो मतलब मेरे 13 है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं फेल हूँ, मैं अपने आप को खुद फेल कर रहा हूँ। इट डज प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, ये हमारे पास एवोल्यूशन के लिए फेवर करता है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक कोड may be considered in this case as good example. The translation between the base triplets in the DNA and amino acids in protein is universal in all living organisms. सही है। It can be
confirmed by isolating mRNA for hemoglobin from a mammal and injecting it into bacterium E. coli। फिर हमारे पास जो बैक्टीरियम ई कुलाई होता है, फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मशीनरी डिकोड करने की ई कुलाई में भी मौजूद है। तो एक एमसीक्यू हो गया ये कि ई कुलाई के अंदर हीमोग्लोबिन अगर डालेंगे तो इससे हमें कौन सी थ्योरी के बारे में पता चल रहा है, कौन सी साइंस लग रही है यहाँ पे, ये एक एमसीक्यू हो गया। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन बीइंग ऑब्जर्व्ड इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इफ दे डू नॉट adopt the lethal effect of the antibiotics, they would have been instinct so as the protection। जो एंटीबॉडीज बायोटिक्स के ऊपर के जो जीन और प्रोटीन्स वगैरह होती है ना, वो फिर उसको इनकोड करके फिर बता ले डिकोड करके, अच्छा इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, इसके खिलाफ मैं ऐसा ऐसा कुछ बना सकता हूँ। अगर ये ऐसा ना कर पाता तो कभी ये ख़त्म होकर मर चुके होते। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैम थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। जो हम आगे बढ़ेंगे, दे अंडरगो एप्रोप्रिएट म्यूटेशंस इन देयर जीन टू कॉप विद द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। वो मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी के सामने कह सकते हैं क्या, कोई नॉन मुस्लिम के आगे, लेकिन ये एमसीक्यू में आपका नहीं आता है। ये भी इसको छोड़ दें, यहाँ से भी छोड़ दें, ठीक है। That a group of bacteria, यहाँ से ले ले, it is now से ले लें, it is known that a group of bacteria, archaeobacteria या archibacteria can tolerate the extreme temperature of hydrothermal vents। Such organisms were having a metabolism of catabolic in nature to obtain energy, मतलब चीज़ों को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करते। कैटाबॉलिक का मतलब यही होता है। Of the complex energy rich compounds in the environment, there became a great need of developing mechanism for anabolic activities of their own। As a consequence, the evolving bacteria explored new ways of source of energy for their survival। This accounts for a, ये बस एक पढ़ने की बात है, इसको भी छोड़ें। यहाँ से अब हम ले लेते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। इसमें से एमसीक्यू बनेगा हमारा, और हमारे पास दूसरा है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इन दोनों में से हमारा एमसीक्यू बनते हैं। ऊपर का जितना भी आप लोगों को पढ़ने के लिए रखना है तो रख लें, मैं तो बिल्कुल आप लोगों को मना करूँगा उसको। आप लोगों का मेरे ऊपर यकीन है ना, तो इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स जो पूरा पेज है ना, इसको स्किप कर दें, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी से करना शुरू कर दें। इट सजेस्ट दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इन्वेजिनेटेड टू इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल। दिस अकाउंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, while the other portions enclosed other necessary materials to transform into different organelles। मेम्ब्रेन था हमारे पास, उसने इन्वेजिनेट करके उनके साथ रहना शुरू कर दिया और उसका जेनेटिक मटेरियल अपने पास रख दिया और फिर साथ में रहने लगे, बस इसका ये है। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये हमारे पास ये है कि इट वॉज सजेस्ट बाय लीन मार्गिलिस। ये मार्गिलिस है, वैसे मार्गिलिस, ये मार्गिलिस, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसका नाम दफ़ा करें। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द यूकैरियोटिक सेल मे हैव इवॉल्व फ्रॉम अ लार्ज एनारोबिक एमाइबॉइड प्रोकैरियोट। हमारे पास एक एन एरोबिक, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के घूम रहा होता था, एमाइबॉइड प्रोकैरियोट। फिर हमारे पास उससे इवोल्यूशन हुई एक यूकैरियोट सेल की। इन जैसे सम एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया रादर देन डाइजेस्टिंग, उसने क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया और एक न्यूक्लियस बना के न्यूक्लियस के अंदर सारा उसने डीएनए स्टोर कर लिया, फिर सारा काम खुद करना शुरू कर दिया न्यूक्लियस ने। इसके अंदर क्या हुआ, उसने डाइजेस्ट नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया को अपने साथ ले लिया, क्लोरोप्लास्ट को अपने साथ ले लिया। सिर्फ जिसने अपने साथ माइटोकॉन्ड्रिया को साथ रखा तो एनिमल्स वगैरह बन गए, जिसने क्लोरोप्लास्ट को भी इनगल्फ करके उसके साथ रहना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग। तो वो फिर हमारे पास उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है, तो वो हमारे पास प्लांट्स वगैरह बनना शुरू हो गए। और हमारे पास इवोल्यूशन, या तो इवोल्यूशन बोल रहा हूँ, हमारे पास किंगडम प्लांट है, उसमें भी यही बात है। Likewise, of some of eukaryotic cell, endocytosed autotrophic phagocytic bacteria and transformed into ancestral autotrophic plant-like organism. The endosymbiotic theory seems more powerful in dealing with the evolution of eukaryotes, since both mitochondria and chloroplast have the following features like prokaryotes. सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, बाइनरी फिजन वे ऑफ रिप्रोडक्शन।
उनके अंदर पहले उनके अंदर बेचारे के पास कहाँ से था वो कि वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन से करते, तो बाइनरी फिजन वे से रिप्रोडक्शन करते थे। यहाँ से आते कि इसको वापस दफ़ा करें। हमारे पास अब लेमार्किज्म आ जाता है। देखिए इतना क्या बोला मैंने, इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दूंगा। तो अभी इतनी जल्दी हम लेमार्किज्म पे आ गए, फिर हमारे पास डार्विनिज्म है, फिर हमारे पास न्यू डार्विनिज्म है, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। बॉटल इफेक्ट वगैरह ये हमारे पास कुछ आ जाते हैं। ये इसकी इंट्रो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और इसकी बुक, ये इसकी बुक है फिलॉसफी ज़ूलॉजी की। ये हमारे पास किसने लिखी थी? हमारे पास लेमार्क ने लिखी थी। तो ये बात एक एमसीक्यू हमारे पास ये है कि ये बुक किसने लिखी थी? ये लेमार्क ने बुक लिखी थी, किस पे लिखी थी? तो हमारे पास वो बुक का नाम हमें याद होना चाहिए। ज़ूलॉजी की फिजियोलॉजी पर उसने एक बुक लिखी थी, बस ये याद रखें। फिर वो नहीं फिलॉसफी ज़ूलॉजी ये करके वो करें। फिर हमारे पास हिज थ्योरी इज नोन एज लेमार्किज्म और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड मतलब अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ, नहीं ऐसे बोलूँगा तो आप लोग गुस्सा करेंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको छील फाड़ करने में मसला होता है, टेंशन होती है, उनको डर लगता है, तो वो फार्मडी में डिप्टी बन जाते हैं, तो उनको छील फाड़ भी ना करना पड़े और वो डॉक्टर भी बन जाए। तो उसी तरह से उन्होंने अपने आप को एक्वायर कर लिया। तो हमारे पास और जैसे कि अभी घर में जैसे कि बोटी 3 है घर में लेकिन 4 अफराद, तो क्या कर लेगी अम्मी ने भी एक्वायर कर लिया कि आप मसला नहीं है, बोटी तो है पर नहीं खाऊंगी तो मैं क्या हो जाएगा मुझे। तो अम्मी ने क्या किया, मैंने नहीं किया, तो अम्मी ने एक्वायर कर लिया कि अभी मैं अब जब भी साल में 3 बोटियाँ होंगी, वैसे 3 नहीं होती हैं, 3 से ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर नहीं खाऊंगी। फिर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये सही है, हमारे पास अभी इसका ये आ जाता है कि इसने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, यूज़ करते रहे तो उनका काम बढ़ता गया, डिसयूज़ किया तो ऑर्गन का काम खत्म हो गया। और दूसरा हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये माशाल्लाह से इसका थोड़ा बहुत चल गया था और ये तो पूरा ही उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया था। ये हमारे पास अभी ये आ गया कि इसने बोला कि अगर एक चीज़ इस्तेमाल ज़्यादा देर तक हो रही है तो वो मतलब वो और ज़्यादा इवोल्यूशन पे चला जाएगा। लेकिन एक काम है जो कि एक चीज़, एक ऑर्गन है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसका काम पे ख़त्म हो जाएगा और फिर वो ख़त्म ही हो जाएगी बॉडी पे से, उसका काम ही नहीं पड़ेगा। जिसके भी हमारे पास अपेंडिक्स है, किसी काम का नहीं है। सेल्यूलेस पहले काम कराता था लेकिन अब नहीं करवाते, कि भी है तो सिर्फ मौजूद तो है ना, लेकिन ये इसने क्या बोला, वो ख़त्म हो गए, निगलेक्ट। जिसकी सांप है वो किसी सांप के पास हाथ पैर हुआ करते थे। एक दिन सांप ने क्या किया, मैं एक बिल में घुस जाता हूँ, तो सांप ने छोटे छोटे हाथ पाँव को लेके वो घुस गया बिल के अंदर। फिर उसने रेंगना शुरू कर दिया बिल के अंदर। जब वो बिल के अंदर रेंगना शुरू कर दिया, एक होल के अंदर रेंगना शुरू किया, तो उसका काम रेंगने का हो गया। फिर उसके हाथ पाँव का काम खत्म हो गया, तो उसके हाथ पाँव खुश्क होकर ख़त्म होकर गिर गए। और फिर यूसुफ का आ गया, दुनिया की घास ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, अपना गर्दन लंबा करके यूँ जिराफ ने वो करना शुरू किया कि हम तो भाई खाना तो खाना है ना, मर जाएंगे वरना। तो उन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर दी। फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चूहे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, उनकी चूहे की बेचारों की बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने टेल्स काटना शुरू की, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाई। फिर देखा बच्चों में ये है, फिर काटी। पहले शुरू में बोला कि ये हाँ हो सकता है, लेकिन फिर जब चूहों पे बाकी ऑर्गेनिजम्स पे ये काम किया है, माँ में नहीं है, बाप में नहीं है, लेकिन बच्चे में है। फिर वो बच्चों को वापस से काटे, फिर किया, फिर काटे, फिर किया। 10-12 जनरेशन गुजर गई, टेल अभी भी आ रही। तो बोला कि लेमार्क तो भाई बेटा, और फिर भी हमें पढ़ना पड़ा, देखें। लेकिन क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका काम है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पढ़नी है, मुझे पढ़नी है, आप लोगों को पढ़नी, सबको पढ़नी है। फिर हमारे पास इसकी एग्जांपल से लेते ही स्टेटेड द एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टिंग जिराफ विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्गर फोर लिम्ब। अकॉर्डिंग टू हिम द एंसेस्टर जिराफ हैड शॉर्ट नेक एंड फोर लिम्ब्स। दे फेड अपॉन द वेजिटेशन ऑन ग्राउंड। किसी भी तरीके से ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपॉन द फॉलिएज ऑफ ट्रीज वेरी हाई अबव द ग्राउंड लेवल, सो दे हैड टू ग्रेजुअली लिफ्ट अप देयर लेग टू प्लग द लीव्स। एज अ रिजल्ट फिर उनकी गर्दन लंबी हो गई। लेकिन जब नई जनरेशन आई तो फिर उनमें भी ये चीज़ें थी, लेकिन नई जनरेशन में तो कुछ था ही नहीं। जैसे कि माँ अंधी है, बाप अंधा, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों के आंखें हैं, माँ बहरी है, बाप बहरा है, बच्चों कोई बहरा नहीं, लेकिन बच्चों के कान हैं। तो ये इसका ये तो फ्लॉप हो गया, बेटा तू छुट्टी कर।
तो हमारे पास अभी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ जाता है। फिर लेमार्क ने बोला कि चलो कुछ तो सही काम करूँ मैं, तो उसने बोला कि द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाज इनहेरिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब क्या हुआ कि अभी वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी आ गए। 10 इंडिविजुअल्स ऑफ न्यू जनरेशन हैविंग स्ट्रॉन्गर मसल्स ऑफ नेक एंड फोल्डिंग फाइनली अ कंटिन्यूस इनहेरिटेंस द आउटलाइन ऑफ एग्जिस्टिंग जिराफ। तो मतलब दोनों ही वो हो गई। ये जो इसकी एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरी मर्ज़ी, आप लोग कौन है मुझे बोलने वाले। तो ये प्लीज़ रीडिंग मटेरियल आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ अगर इसमें समझना है तो बता दीजिएगा। ड्रॉबैक्स ऑफ लेमार्किज्म, दो थ्योरेटिकली उसका लगा कि चलो कुछ तो सही होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट कोई सपोर्ट नहीं हुआ उसका। तो उन्होंने क्या किया, also the idea of development of acquired characters has no genetic basis and it seems that they influence on the somatic cells rather than the germ cells। मतलब somatic cells हो रहा है, germ cells पे उनका इफेक्ट नहीं है, इसीलिए जब न्यू जनरेशन आ रही है उनके अंदर कोई किस्म की इनहेरिटेंस नहीं आ रही है। सो हाउ कुड बी द acquired characters are inherited to the next generation without affecting the germ cells? As a fact, it is also noted that organs are not modified by the wish of the organism. Also लेमार्किज्म फेल्स टू अकाउंट द जेनेटिक वेरिएबिलिटी फाउंड इन द स्पीशीज। तो ना लेमार्किज्म तो सुनैना है, सी सुनैना कुछ कहता है इसका सपना, तो उसमें नहीं वो उसकी मिस पता नहीं कौन सी थी वो स्केल से यूं करके क्रॉस बनाती हैं। तो मतलब इसका तो फिर इसका ऐसे ही क्रॉस हो गया, सत्य नासा हो गया इसका। अब हमारे पास डार्विनिज्म आ गया। ये इतना मनहूस इंसान है, इससे ज़्यादा मनहूस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरे दिल से बस बद्दुआएं निकलती इसके लिए। ये अच्छा भला MBBS डॉक्टर था, इसने अपनी फील्ड छोड़ी। ये देखें, एजुकेशन मेडिसिन एंड सर्जरी, ही नेवर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। तो आपने किसी की सीट किसी का हक क्यों खाया भाई? हम लोग तरस रहा, हमें नहीं मिला। फिर वो एक दिन ऐसे ही नाव पे बैठा कि मैं जाऊँगा थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, फिर उसने कुछ बर्ड्स वगैरह देखी, फिर उसका दिमाग पागल हो गया। वो बर्ड का नाम था बीगल। तो हमारे पास अभी ये वही बीगल है जिनके मुंह में कनकरियाँ थी, फिर उन्होंने अब्राहा के फौज के ऊपर फेंकी थी, फिर वो छोटे छोटे कंकर बड़े बड़े पत्थर बन गए थे और फिर हाथी ज़मीन के अंदर धंस गए थे। His voyage on HMS Beagle started in December 1931 from Plymouth, England. After crossing the Atlantic Ocean, most of his trip was, ये पूरे इसका ये समरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर वो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। Darwin collected a variety of bird specimen, particularly finches मतलब चोंच ऑफ Galapagos Island। Galapagos Island प्लीज़ अपने MCQ के लिए रख लीजिए। ही ऑब्जर्व दैट द फिंचेस ऑफ Galapagos, और ये Galapagos वाले क्यों बता रहा हूँ, बाकी क्यों छुड़वा दी, क्योंकि Galapagos के बारे में पूछते हैं, फिंचेस के बारे में। बट सिमिलर टू द फिंचेस ऑन, एक मिनट, फिंच हमारे पास मेरे ख्याल से वो हमारे पास एक छोटा सा वो एक फिंच वो, अच्छा मेरी बात सुने, फिंच मेरे ख्याल से वो तो एक और चीज़ है, वो तो बीक होती है, मैं बीक को फिंच बोल रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को एक छोटा परिंदा आप लोगों को पता है जिसका नाम फिंच होता है, लोग पालते भी हैं, आप लोगों को पता है उसका नाम, जानते हो? आपने कभी उसको देखा है? आयशा ने देखा आयशा मेरी बहन फाकिया ने भी देखा है। क्यों देखा है भाई? इतने क्यूट होते हैं मेरे घर में भी, तो मुझे अभी याद है फिंच वो होते हैं। किसी को फिंच, बस इन दोनों को पता है फिंच, पता है नहीं पता मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, बड़े क्यूट होते हैं। किसी को नहीं देखने तो बता दें, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी करूँगा आप लोगों के ऊपर कि फिंच वगैरह के बारे में हम ये अपना टॉपिक छोड़ के फिंच के ऊपर वो करेंगे। फिर इन्होंने देखा कि फिंच तो इधर भी थे, फिंच तो उधर भी थे, तो इनके जो बीक है इनके साइज़ और शेप के ऊपर फ़र्क आ रहा है, और अवेलेबल फूड के हिसाब से एक का साइज़ एक जैसा और एक का शेप एक जैसा है, जिस तरह से उनके पास फूड अवेलेबल है। तो उसने बोला इस तरह से एक ही चीज़ है, एक ही परिंदा, लेकिन इनके फिंचेस के इनका जो बीक है अलग अलग क्यों है। फिर इसके दिमाग में है कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इसने बोला कि मैं अपना फालतू का दिमाग जो कि मेडिसिन और सर्जरी में नहीं चला, तो मैं यहाँ पे चला के देखता हूँ कहीं पे डॉक्टर बंदर का क्या चलता है। अभी देखो डार्विन पूरी दुनिया से बद्दुआ खा रहा है। Darwin was much convinced that the process of natural selection as tool for the process of evolution. He thought that the new species could have originated as a consequence of gradual accumulation of such
एडेप्टेशंस ड्यू टू एग्जिस्टिंग जियोग्राफिकल और अदर टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, छोड़ दें। थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, तो इसकी थ्योरी यहाँ से थी, हम अब यहाँ से आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कलेक्टेड एम्पल एविडेंसेस टू सपोर्ट हिज प्रपोजल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इनिशियली ब्रीफ स्केच दिया, फिर उसके बाद उसने बाकायदा से डिटेल डिस्क्रिप्शन दी इस चीज़ के बारे में। फिर हमारे पास एक और आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन ऑल लिविंग स्पीशीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ ancestral species that are different from present day ones due to cumulative changes in genetic composition of a population। ये वही थे जो पहले थे, अभी भी हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं आई हैं। तो ये हमारे पास जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आया है किसी पॉपुलेशन के अंदर, मतलब एक पॉपुलेशन का यहाँ पे रहता है इसके अंदर कुछ चेंजेस है, एक पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है उसके अंदर कुछ चेंजेस है। जिसकी अफ्रीका में ज़्यादा धूप निकलती है तो वहाँ के लोग काले हैं, हमारे पास कुछ निकलती तो हम ब्राउन है, और ठंडी जगह पे इंग्लैंड वगैरह पे धूप होती है लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है इसलिए वो गोरे हैं। तो जेनेटिक कंपोजिशन में फ़र्क तो आ रहा है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उसी तरह पैदा करके बनाया। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं धूप की वजह से कुछ हुआ है। अभी माँ काली है, बाप काले है, लेकिन नाना नानी और दादा दादी गोरे थे, लेकिन माँ बाप को बेचारों को अफ्रीका जाना पड़ा काम करने के लिए, उनके बच्चे हुए पाकिस्तान में, और मतलब वो फिर बाद में यहाँ आए, तो जब उनके बच्चे भी गोरे हैं, तो उनके बच्चों में तो काला जेनेटिक कंपोजिशन नहीं आया। डार्विन कंसीडर्स ये क्या है, नेचुरल सेलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन थ्रू हेरिटेबल ट्रेट, और हमारे पास डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, नेचुरल सेलेक्शन एंड एडेप्टेशन। अभी हमारे पास इन दोनों को पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस आती है, वो सीक्वेंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वो सीक्वेंस ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, डिसेंड विद मॉडिफिकेशंस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नेचुरल सेलेक्शन एंड एडेप्टेशंस, तीसरे नंबर पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, चौथे नंबर पे जेनेटिक वेरिएशन, पाँचवें नंबर पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके बाद कुछ नहीं है, तो इतना लंबा नहीं करना है हमें। ये जो इनका सीक्वेंस है ना, इनका सीक्वेंस आगे पीछे करके एमसीक्यू में दे देते, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, जैसे कि मैं डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, फिर एक एरो लगा के, फिर नेचुरल सेलेक्शन एंड एडेप्टेशन, फिर एक एरो लगा के, फिर ऐसा करके कंटिन्यू। ये जो हमारे पास ऐसे हेडिंग मेन वाइज दी हुई है ना, इनको बस एक लंबा करके ना यूँ करके लिख लें अपने पास, एरोस लगा के, ये आपका एमसीक्यू बन गया है। और इनका एक ब्रीफ इंट्रो अपने पास याद रखें कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, कि डिसेंड विद मॉडिफिकेशन और फिर नेचुरल सेलेक्शन एंड एडेप्टेशन। ये पूरा नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि पूरा एमसीक्यू बनता ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ इसकी एक सीक्वेंस आती है, वो सीक्वेंस एमसीक्यू बनता है। आप चाहे अपने पास पेपर्स में झांक के देखें। डार्विन की अभी हमारे पास आ जाती है, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री विद नंबर ऑफ ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ द ट्रंक टर्मिनेटिंग एट एग्जिस्टिंग species. The point of junction of twigs is symbolically representing actually the common ancestor of these branches gradually going down towards main trunk, representing the common ancestor of all form of life. तो वही हमारे पास एक प्रोकैरियोट एक सेल घूम रहा था, वो हमारे पास उसका एक ट्रंक बन गया है। नेचुरल सेलेक्शन एंड एडेप्टेशंस, जो हमारे पास छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, छोटे छोटे हमारे पास, जैसे बिल्ली आ गया, कुत्ता आ गया, बकरी आ गई, और दुम्बा आ गई, दुम्बी आ गई, सॉरी टू से कुतिया आ गई। तो हमारे पास ये छोटे छोटे हमारे पास जो एनिमल्स हैं ना, ये ओवर प्रोडक्शन करते हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको टाइम लगता है बड़े होने में, तो इसीलिए ना वो ओवर प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब वो ओवर प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। अभी बिल्ली का लाइफ स्पेन कितना होगा, 10 से 15 साल, बकरी का तो 15 साल ही मुझे पता है। तो इनका टाइम लाइफ टाइम भी छोटा है। क्यों इनका लाइफ टाइम छोटा है भाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इनको दुनिया से ख़त्म भी जल्दी करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है नेचुरल सिलेक्शन एडेप्टेशन में, ओवर प्रोडक्शन करवा दो। क्योंकि अभी बिल्ली है, उसने 6 बच्चे दिए, इंसान उसका 1 बच्चा हो रहा है। इंसान का 1 बच्चा एट अ टाइम हो रहा है, लेकिन वो जिंदा है, आप लोग जिंदा, मैं जिंदा हूँ, सब जिंदा है। लेकिन बिल्ली के 6 बच्चों में से आप लोगों को गारंटी 6 के 6 बच्चे ही बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। एक भूखे मारे मर गया, एक खो गया, कुछ शैतान बच्चे आए, मनहूस खबीस, मैं क्या गालियाँ दूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं देता हूँ, उनको पकड़ के मारता भी हूँ। उनके फिर माँ बाप आते हैं, फिर मैं उनसे भी लड़ाई करता हूँ। फिर वो बिल्ली के बच्चों को
पटक पटक के मार रहे होते हैं, पत्थर उनके सामने उनके ऊपर फेंकते हैं, चौथे माले पे जाकर उनको नीचे फेंक देते हैं, उनके साथ क्या होगा? अपने आप को फेंक के चेक करो ना, बिल्ली के बच्चे को क्यों फेंक रहे हो? और मुझे सबसे ज़्यादा जानवर ना बिल्ली पसंद है। फिर 3-4 बच्चे यहाँ चले गए, 2 बच्चे बचे। फिर एक का क्या हुआ, एक रोड एक्सीडेंट के नीचे वापस से आके वो मर गया। अभी एक बच्चा है, एक भी बच्चा नहीं बचा नहीं पता, तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। फिर 5 महीने बाद बिल्ली वापस से बच्चे दे देगी। ड्यू टू लिमिटेड लाइफ स्पैन, लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज एटसेट्रा, इस स्पीशीज ट्राइज टू ओवर प्रोड्यूस इट्स नंबर्स ऑफ। अभी हाथी वो 2 साल तक प्रेग्नेंट होती है। ऑफ स्प्रिंग्स बिकॉज नॉट ऑल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव बिफोर रीचिंग द सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अभी पैदा तो हो गया अभी, लेकिन अब उनको स्ट्रगल करना है। अभी बिल्ली का बच्चा पैदा तो हो गया, अभी उसको खाने के लिए भी स्ट्रगल करना है, बेटर लिविंग कंडीशंस उसको चाहिए। नहीं कि बर्फबारी हुई तो अब बिल्ली के बच्चे कहाँ जाएंगे? प्रीडेटर्स में हमारे मनहूस पर इंसानों के बच्चे भी आ जाते हैं। कुछ बड़े बड़े लोग भी, तो पता नहीं क्या चुल होती है, बिल्ली के बच्चों को मार रहे होते हैं। आपको क्या बिगाड़ रहे हैं वो? या कुत्ते के बच्चों तो उनको लात मार मार के जा रहे होते हैं। मैंने कितने लोग होते, बड़े बड़े बूढ़े लोगों को देखा है, वो पता नहीं, मैंने मजा आ गया आपको, चुल पूरी हो गई? नहीं तुम बदतमीजी करो ना, तेरी तो बस सबर कर, तू बुढ़ा है, तू मैं तो तैयार से पिट भी नहीं सकता, तू सबर कर। मैं बोले 5 फुट 4 इंच को, लेकिन तू बुढ़ा है। तो मैंने बड़ी लड़ाई की उस दिन कि तुमने कुत्ते को मारा क्यों? कुत्ते का नाम है बोना पापा, तो वो छोटा सा पपी था, तो मुझे वो पपी बोना पापा नाम का नहीं, एक पैम्पर आता तो वो उसके मुंह में था, वो घूम रहा था, तो मेरे पीछे पीछे आ गया मेरे घर तक, तो उसको उसने पत्थर मारा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि तुमने इसको पत्थर कैसे मारे, तो मेरा कुत्ता है। तो बेटर फिर हमारे पास प्रेडेटर्स आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं, क्योंकि फिर उनके कान वगैरह में कुछ भी हो जाते हैं, फिर डिजीज़ आ जाती हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, फिर वो इसी डिजीज़ की वजह से मर जाए। तो इसी वजह से सारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल होती है। फिर उनका नंबर ऑफ देम वो मैनेज हो जाते हैं। इनफैक्ट नॉट ऑल ऑफ द सर्वाइवर्स वुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, अगर कुछ बच भी गया तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। दिस कॉज सम ऑफ द डिक्रीज इन देयर नंबर ऑल्सो, दे डू हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑल्सो। अगर आप कुछ खाना वगैरह नहीं दे सकते, कम से कम उनसे प्यार तो करें, उनको मारे तो नहीं ना। आप लोग को छोटे बहन भाई होंगे, प्लीज़ उनकी अच्छी तरबियत कीजिए। द स्ट्रगल विद इन ऑर्गेनिज्म, अभी ये हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू में। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होती है कि अदर सेम स्पीशीज़ के बीच में अगर हो रही है, बिल्ली लड़ रही है, तो हमारे पास इंटर स्पेसिफिक आ गया। अदर के साथ हो गया तो इंटर स्पेसिफिक, जिसकी बिल्ली और कुत्ता लड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये 2 किस्म के हो गए। मीनवाइल ऑल ऑफ देम हैव फेस द नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, मतलब मुसीबतें। ऑल्सो दिस इज इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। फिर जेनेटिक वेरिएशन आ जाती हैं। ये आ गया हमारे पास। द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी एक बिल्ली का बच्चा, उसको सही वाला दूध मिल रहा है, लेकिन एक बिल्ली का बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसको वो दूध नहीं पी पा रहा है, तो उसके चांस ऑफ रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल थोड़े कम हो जाएंगे। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल एन एपिडेमिक में स्वेप आउट द एंटायर ग्रुप। दस डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज एज टर्म्ड एज वेरिएशंस। ये वेरिएशंस अभी हम जीन एलील वगैरह भी पढ़ेंगे। इट इंश्योर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द लॉन्गर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज एज होल। द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिकली termed as traits, the traits making better chances of survival termed as adaptive traits। सही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अभी लड़ झगड़ के मार पीट के हमारे पास सबसे एंड में कौन बचा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट था वो हम पास सर्वाइव कर गया। अभी बिल्ली का सिर्फ एक ही बच्चा है जो कि दुनिया फतह करने निकला है, लेकिन उसको फिर भी दुनिया फतह करने नहीं मिल रही है। तो घूम भटक के अगर वो मेरे घर क्या छत पे आ जाए तो उनके लिए वेल इनफ है, क्योंकि छत से फिर उनको नीचा नहीं दूँगा, फिर अम्मी को पता नहीं चलता कि बिल्ली के छत के ऊपर चल के आ रहा है। सुन डालें। द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज हैविंग द मोस्ट फेवरेबल ट्रेड्स वुड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अदर देन अदर्स। सही है। In terms of genetic, it can be said that organism with better sets of gene would have greater chances of survival। बस ये बात है हमारे पास। इसको और बाकी इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ें, लेकिन अगर इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आप लोगों के लिए मर्जी है। वैसे द होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नेचुरल सिलेक्शन विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द फिटेस्ट वन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सही है। बस ये है हमारे पास। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज टर्म्ड एज स्पेसिएशन। इसको तो हम भी पढ़ेंगे ना। फिर हमारे पास ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू चार्ल्स लाइल्स, आप लोग खुशखबरी नहीं जा रहा हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जेम्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू थॉमस है, रोल ऑफ एल्फ्रेड है। यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं ना,
इन सब के ऊपर बड़ा बड़ा ना कैंसर लगा दे, इनमें से कोई भी एमसीक्यू में नहीं आता। और क्या चाहिए आप लोगों को बताएं, और कुछ चाहिए बताएं, बस मुंह से निकालें, मैं पूरी कर दूंगा, मैं अलादीन का चिराग हूँ। तो आप लोगों के पास जो इतने लंबे लंबे ये जो इसने ये किया उसने वो किया, इन सबको दफ़ा करें, इनमें से कोई भी नहीं आता। अभी वाई द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूटेड टू डार्विन, तो अभी हम इस यहाँ से शुरू करेंगे। और जो हमारे पास एक बंदा था ना वेलिस, डार्विन तो तैयार ही नहीं था कि वो अपनी घटिया थ्योरी दुनिया को दिखाए, लेकिन वेलिस ने बोला नहीं तुम्हारी घटिया थ्योरी है बल्ले, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो डार्विन की थ्योरी को लगवाने के लिए या पब्लिश करवाने के लिए वेलिस ने मदद की थी, सही है। तो अगर एमसीक्यू में आते कि डार्विन को किसने मदद की, तो वेलिस ने की थी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले काम करने वाला वेलिस ही था हमारे पास। Even though both Wallace and Darwin contributed to the theory of natural selection equally, Darwin gets most of the credit today. Wallace has been relegated to the footnote in the history of evolution. Actually, Wallace was the person who motivated Darwin to publish the book The Origin of Species in 1859. ये तारीख प्लीज याद कर लीजिएगा, अपने ऊपर एहसान कर लीजिएगा। Besides Darwin, later also speculated about the evolution of humans, on which published Descent of Men. Wallace diverged Darwin at this point. अब वेलिस को गुस्सा आया कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो मैंने उसकी मदद करा रही, अब एक और बुक भी आ रही है इसकी तो सबर। अब न्यू डार्विनिज्म, कुछ चीज़ें थी जो डार्विन नहीं बता पाया सही से, तो उनको फिर सही जगह रखने के लिए हमारे पास मेंडल आए। मेंडल ने बोला मैं हूँ ना तुम्हारा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने कुछ चीज़ें ना अजीबोगरीब की हैं। उस वक्त तक अलील का ट्रेड का कुछ सिस्टम ऐसे था नहीं, तो वो बस ऐसे ही अपनी तरफ से ना डार्विन अंदाजे लगा रहा था। तो फिर मेंडल आया, फिर उसने पी प्लांट की वजह से जो हम पढ़ेंगे, तो फिर उसने बताया कि अब मैं तुम्हारी जो कुछ चीज़ें हैं तो मैं अभी सही करने वाला हूँ। तो 3 पूरे डिकेड्स के बाद 45 साल के बाद फिर वो आए हमारे पास। So the Darwin's study was lacking a concrete genetic basis. फिर हमारे पास एक बंदा आया, कौन है उस बंदे का नाम क्या है मैं भूल गया, मेंडल आ गया। तो उसने बताया कि अब मैं तुम्हारे ये जो भी चीज़ें मैं उसको जेनेटिक एक बेसिस दूंगा। तो एज डिस्कस अर्लियर इन द व्यू ऑफ डार्विन, इन एन इंडिविजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द फिटेस्ट, phylogenetic variation is the major driving force of speciation. Hence, the natural selection is the survival of the fittest in the environment. New Darwinism is a modulated theory of Darwinism, explain the origin of species on a genetic basis. इसमें कोई उर्दू वाली बात नहीं है। Hence, the main driving force of New Darwinism, फिर हमारे पास ये आ गया, the main difference lies in the variation type and type of natural selection. The main force driving, ये कहाँ गया, अभी वेरिएशन इन जेनेटिक पूल पे पाए जाते हैं। न्यू डार्विनिज्म इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द modern synthetic theory of natural selection. In this case, reproductive isolation has the major part in speciation, allowing differential amplification of the fittest genes in a genetic pool. मतलब जो fittest जीन होंगे वहीं सर्वाइव करेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से फिर वेरिएशन आना शुरू होती हैं। Thus, natural selection of the most suitable genes is associated with origin of new species. ये जो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है ना, बस इसको याद रखेंगे हम, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस ये याद है कि p² + 2pq + q² बनी a² + 2ab + b², मुझे पता है सबके दिमाग में यही बात आ रही होगी, = 1। ये बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला का हमारे न्यूमेरिकल वगैरह दे देते हैं, 0.1 का स्क्वायर वगैरह वगैरह ये सब दे देंगे, फिर इसका आंसर और अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो जहाँ पे आपको 1 नजर आएगा बस टिक मार दीजिए, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन डॉर्सल द अलील ऑफ फॉर द ग्रे बॉडी, कैपिटल बी से हो गया, इज अ डोमिनेंट, फिर हम इज डोमिनेंट ओवर द अलील फॉर ब्लैक बॉडी बी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर अलील फॉर बॉडी कलर, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी इक्वल टू 1। नाउ मैथमेटिकली जो कैपिटल बी है वो हमारे पास पी है, स्मॉल भी हमारे पास क्यू है, फिर इनका इक्वेशन आके कि इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो बस ये बात हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वापस से बी बी इक्वल टू ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
बस हाँ जर्मन फिजिशियन Weinberg to demonstrate mathematically the gene frequencies of different alleles in a given population। बस ये इसको हाईलाइट कर दें कि इसने बताया था जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट alleles in a given population। alleles हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके अंदर मौजूद है, जीन के अंदर। जो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी तो हमारे पास डिफरेंट alleles भी चेंज होते रहेंगे गिवन पॉपुलेशन के अंदर। इसमें कोई सी वो बात नहीं, इसको बस रट्टा लगा लीजिएगा और इसको रट्टा लगा लीजिएगा। एक ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा। बस ये दो प्रॉब्लम को अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा बस, और इसमें से कुछ नहीं बताने वाला। ये बाकी जितना भी इसमें इतना लंबी की हुई है ना, इस लंबी को ना फाड़ के फेंकते हैं मदन चोपड़ा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, बस इसको देख लीजिएगा, एक नज़र बस पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसी वो बात है नहीं, बस इसका फॉर्मूला पूछते हैं। ऐसा सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं आता है। 100 MCQs होंगे, 100 में से क्या क्या पूछेंगे। अब हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, म्यूटेशन आते हैं तो अच्छी बात है, सिलेक्शन होती है अच्छी बात है, नॉन रैंडम मीटिंग अच्छी बात है, जेनेटिक फ्लो अच्छी बात है। अगर रैंडम मीटिंग आ गई तो इसका खिलाफ जा रहा है, तो हमारे पास MCQ में आ जाता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक गलत है, तो म्यूटेशन, सिलेक्शन, रैंडम मीटिंग और जीन फ्लो। तो रैंडम मीटिंग हमारे पास गलत है, बाकी सारा हमारे पास सही है। एक MCQ ये बन गया। और हमारे पास सिलेक्शन आइदर ड्यू टू नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन सम स्पीशीज में बी ग्रेटर में गिवन ग्रेटर opportunity to reproduce and increase the number of their offspring which can affect the frequencies of alleles। इंसान का बच्चा पैदा कुछ नहीं करता, मैं क्या करूँ, आप लोग क्या करें, कुछ उखाड़ रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। लेकिन एक बिल्ली का बच्चा वो बेचारा क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है जिंदा रहने के, लेकिन हमें चांस मिल रहा है। क्यों? तो सिलेक्शन हो रही है। नॉन रैंडम मीटिंग, द प्रोसेस ऑफ मीटिंग शुड बी नॉन रैंडम, मतलब कजन मैरिज इज़ नॉट अलाउड। अलग अलग जगह पे जाके मीटिंग करो इन आ गिवन पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज इनफ। ये मैं बातें बाहर पर इसलिए बोलता हूँ, मेरी अम्मी के कान में ये बात चली जाए। हाँ, तो हमारे पास जीन फ्लो आ जाता है हमारे पास। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स होनी चाहिए डिफरेंट पॉपुलेशंस में एक सेम स्पीशीज़ की। जैसे कि अफ्रीका में भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं जाकर उससे शादी कर लूँगा। अफ्रीका में मोरक्को में अच्छे मुसलमान रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, तो ये नहीं है कि मैं अफ्रीका में जाके किसी बंगाली से ही वो कर रहा हूँ। इट मे बी आइदर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज, जो मैंने भी बोला, और टू द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। यही बात है। इन द एसेंस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन flow lead to genetic homogeneity among the genes within a meta population such that for a given locus allele frequencies will reach equilibrium values equal to the average frequencies across the meta population. Since all of these disruptive forces commonly occur in nature, the Hardy-Weinberg equilibrium rarely applies in reality. Therefore, the Hardy-Weinberg equilibrium describes an idealized state and genetic variations in nature. लेकिन आजकल मुझे सच लग रहा है कि पाकिस्तानी मर्द रशिया जाके वहाँ की ख़वातीनों से शादी करे, तो मतलब ये दो तो सही हैं। और बाहर जाके हमारे यहाँ की लड़कियाँ बाहर जाके काम करने के लिए, अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए वो करी हैं। तो सबको नहीं बोल रहा मैं, लेकिन होते हैं लोग हमारे पास। ख़ास तौर पे तो यहाँ की लड़कियाँ दुबई के शेखों के लिए पागल हो रही होती हैं कि दुबई चली जाएं, और क्या चाहिए दुनिया में। अब यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाती है। ड्रिफ्ट कभी आप लोगों ने गाड़ी में नाम सुना है या लगाया हो, उसमें होता है कि हमारे पास, तो बस ये वही है। उसको समझाने बैठूँगा कि चैप्टर ख़त्म होने वाला है और जान छूटने वाली है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम आज यहाँ तक ही रखते हैं और फिर कल शुरू कर लेते हैं। अगर कंटिन्यू करके ख़त्म करना है तो आप लोग बता दें। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं कल करेंगे तो कल ख़त्म कर लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। महानूर बेचारी थक गई। आप लोगों को तो फिजिक्स के और केमिस्ट्री क्लास भी उन्होंने क्यों थक गई? और कौन है? आयशा पढ़ी लिखी, और कौन? माशाल्लाह, फिर बोलेगी नज़र लगाने मुझे। और कौन है भाई? समरा, आपने तो बीच की बात बोली है। बंदा अपना मैसेज क्लियर करता है। कल बस आज करते हैं।
3 वोट कल के लिए, 2 वोट आज के लिए। समरा आप अपना वोट क्लियर कर दें और एक और इंशाल वगैरह बीच में घुस के एक और वोट डाल दें तो हम एक नतीजे में पहुंच जाएंगे। तो बस कल सब ने कल का कह दिया है तो हम इसको कल ही कंटिन्यू करेंगे। फिर ये कल जब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास टाइम हुआ कल के दिन के लिए तो हम वो स्टार्ट कर लेंगे। कौन है हमारा? अरे ये तो कुछ भी नहीं रहता है, नहीं आज ही ख़त्म करेंगे भाई। मुझे लगा ज़्यादा रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें छुड़वाने भी वाला हूँ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट न्यूट्रल सिलेक्शन हमारे पास रहता है कि न्यूट्रल सेलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ ऐसा वैसा अनोखा ही सेलेक्ट करना है, कुछ न्यूट्रल सेलेक्ट भी कर सकते। जैसे कि एक लड़का है बस गवर्नमेंट जॉब है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है लड़की हो, बस एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है और उसमें कुछ भी नहीं, तो न्यूट्रल सिलेक्शन कर ली बस। पोपो का बेटा गया भाड़ में, आ जाओ भाई, गवर्नमेंट जॉब है ना, पेंशन मिलेगी ना, बस हकदारी कितनी है 40 लाख, हाँ बस सही है। चपड़ासी हो तो क्या हुआ, मैं गुजारा कर लूँगी। तो इट अगर्स व्हेन अलील फ्रीक्वेंसीज ग्रोज हायर और लोअर बाय चांस एंड टिपिकली टेक्स प्लेस इन स्मॉल पॉपुलेशंस। अभी मैं गली के कोने में तो बैठे हुआ, कहाँ जा रहे हैं। ऑल दो जेनेटिक ड्रिफ्ट occurs in population of all sizes, its effect tend to be stronger in smaller populations। सही, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारे पास स्मॉलर पॉपुलेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल सेलेक्शन बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज आर ड्यू टू रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ म्यूटेंट एलील्स दैट आर सेलेक्टिवली न्यूट्रल। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, तो हम इसको कैसे वो करेंगे। फिर हमारे पास इन ऑर्डर टू मेक जेनेटिक ड्रिफ्ट क्लियर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो हमारे पास ये जो क्यूट हमारे पास ये बेयर्स दिए हुए ना, बेयर से कौन है, ये रैबिट्स हैं। इस पूरे को दफ़ा करें, ये हमारे पास कुछ भी एमसीक्यू में नहीं आएगा। और क्या चाहिए आप लोगों को, हाँ बॉटलनेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, बस इनको कर लें। ये हमारे पास एमसीक्यू बनते हैं, ये मेरे एमसीक्यू में आया था बॉटलनेक इफेक्ट वाला। इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज ड्यू टू सम नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स लाइक वॉल्केनो आई, कुछ मर गए, अर्थक्वेक आया कुछ मर गया, फ्लड हुआ कुछ मर गया, फायर हुआ कुछ मर गया। एज अ कॉन्सिक्वेंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वुड बी एलिमिनेटेड लिविंग बिहाइंड फ्यू लाइव इंडिविजुअल टू रिप्रोड्यूस। जो अब बच गया वो ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर फाउंडर इफेक्ट है इन दिस काइंड ऑफ, ये रहा फाउंडर इफेक्ट। इन दिस काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट a small population separated from the larger one due to some geographical or physical barriers starts reproducing within itself एज अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि पाकिस्तानी को पता है हमसे कौन शादी करेगा, कोई भी नहीं करेगा, तो क्या करते हैं, कदर मैरिज कर लेते हैं। तो बस वो फाउंडर इफेक्ट में आ गया, सही है। और हमारे पास स्पेशिएशन और इस मैकेनिज्म आ जाती है, बस इसके बाद हमारा ख़त्म है। स्पेशिएशन है हमारे पास, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं, पुराने वालों से ही बन रहे हैं। इट अकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन डेवलप डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमारे पास देखिए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, हम कोरोना में भी जा रहे हैं, हमारे पास बम्ब गिरे हैं तो हम जाएंगे, बम्ब देखने भी जाएंगे। सैलाब आ रहे हैं, हम सैलाब देखने भी जाएंगे। एंड बिकम्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। इसलिए पूरी दुनिया को लगता है हम पागल, तो हम इसलिए रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड पूरी दुनिया से। पाकिस्तान के एग्जाम्पल देने से ये कि आप लोग को मज़ा भी और बोर भी ना हो और चैप्टर भी खत्म हो जाए और इजी समझ आ जाए। फिर हमारे पास 4 किस्म की आ जाती है, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक। सिम्पैट्रिक है हमारे पास, इन दिस केस द पॉपुलेशन ऑफ, कहाँ गया, पॉपुलेशंस ऑफ आ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया बिकम डिस्टिंक्टली डिफरेंट फीचर्स सो दैट इट इज़ अनेबल टू मेट विद इट्स ओरिजिनल स्टॉक। उसी जैसे कोई दुनिया का आधा हिस्सा हिल के वहाँ चला गया, अफ्रीका में काले लोग अब रह रहे हैं, तो इसी वजह से अब वो ओरिजिनल स्टॉक जो कि गोरे लोग हैं उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन वैसे इंसान का असली कलर काला ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि हमने इंसान को एक उससे बनाया हुआ है। देयर कुड भी, फिर हमारे पास मेलेनिन की कमी आना शुरू हुई, तो इसी वजह से इसकी आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होती गई। क्योंकि फिर जब वो आइजेज आया ना पूरी दुनिया के अंदर, तो आइजेज में क्या हुआ कि पूरी दुनिया में सर्दी फैल गई, वो बर्फ़ का गोला बन गया। तो उस वक्त क्या हुआ, तो मेलेनिन की कमी कम हो गई। क्यों, क्योंकि अभी धूप तो है ही नहीं, मेलेनिन बनाएगा कौन, प्रिकर्सर ही नहीं है, तो बनेगा कैसे, तो इसी वजह से आधी आम फिर वापस से गोरी हो गई। देयर कुड बी डिफरेंट रीजन फॉर सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन सच एज पॉलीप्लॉइडी, हैबिटेट डिफरेंशिएशन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। इट इज़ मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड अमंग प्लांट्स देन एनिमल्स। सही है। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, इन दिस काइंड ऑफ स्पेशिएशन, ये स्पेशिएशन आती है हमारे पास पेपर में, कोई एक दे देंगे तो बोलेंगे इसमें क्या होता है।
इन दिस काइंड ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन बिकम जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जोग्राफिकल रीजन की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, फिर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से। एज अ कॉन्सिक्वेंस द जीन फ्लो स्टॉप्स अमंग देम, तो जीन फ्लो होते हैं उनके स्टॉप हो जाता है, फिर वहीं वो कजन मैरिज वाला सिस्टम आ जाता है, फिर अपने में वो होते हैं, तो फिर नया हमारे पास जीन नहीं बन पाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दे डू जेनेटिकली डिफर फ्रॉम देम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ स्पेशिएशन। पेरीपेट्रिक बस कहाँ है पेरीपेट्रिक हमारे पास स्पेशिएशन व्हेन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म अ न्यू स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन। लाइक एलोट्रोपिक, मतलब ये अगर कोई पूछे ना कि इन दोनों के अंदर कौन से दो हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं ना, तो हमारे पास एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक हमारे पास एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर एमसीक्यू में आए तो कौन से दो पेयर है, तो हमारे पास एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक के ऊपर टिक लगा देना है। ऑल्दो देयर इज अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एग्जिस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्पेशिएशन, इट डिफर्स इन द वे दैट द सेपरेटेड ग्रुप इज मच स्मॉलर देन द ओरिजिनल वन। ठीक है, इसमें बराबर है और इसमें छोटे नंबर ऑफ अलग हो गए। पैरापेट्रिक, इन दिस स्पेशिएशन द पॉपुलेशंस आर नॉट ज्योग्राफिकली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ज्योग्राफिकली सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन बट दे एंटर अ क्वाइट डिफरेंट हैबिटेट विद इन द सेम एरिया ऑफ द पेरेंट स्पीशीज। इन सच केस द पॉपुलेशन में इंटरब्रीड but develop distinct features and habits. The reproductive isolation in this case is behavioral rather than geographical, मतलब behavior के तौर पे, जैसे कि अभी ना हमारे पास कुछ बकरियाँ होती हैं ना जिनका हीट साइकिल चलता है, तो हीट साइकिल फॉर एग्जांपल एक वैसे प्लांट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम एनिमल्स की एग्जांपल देके बता रहा हूँ। कुछ वो होती है ना कि हमारे पास ज्योग्राफिकली तो अभी 4 बकरियाँ मेरे पास, और फिर मेरे पास जो 2 बकरियाँ हैं वो जो उनका हीट साइकिल शुरू होता है वो सितंबर के महीने में शुरू होता है, और कुछ का शुरू होता है दिसंबर के महीने में। तो जिनको मुझे ब्रीड कराना है दिसंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में हीट भी नहीं आ रही, तो इसी वजह से डिफरेंट हैबिटेट की वजह से उनके पास वो आना शुरू हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। डेवलप डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड हैबिट्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब वही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है कि वो भी बकरी है ये भी बकरी है, लेकिन इन दोनों के बीच में मसला आ रहा है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ रही है क्योंकि इनका हीट साइकिल अलग अलग टाइम पे चलता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका ऐसे चल रहा होता है। फॉल्स एंड इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लिविंग ऑन बाउंड्रीज बिटवीन डिस्टिंक्ट क्लाइमेट में फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स इन रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट्स। जैसे कि हमारे पास टमाटर गर्मी के महीने में आता है, लेकिन वो सर्दी के महीने में ही बोलते टमाटर हमारे पास गर्मियों में आता है, टमाटर ताज़े गर्मियों में आते हैं, लेकिन वो फूल कब कर रहा है, वो सर्दियों में फूल कर रहा है। उसी तरह से हमारे पास जो अनार है वो कब फूल कर रहा है, वो हमारे पास लेट स्प्रिंग में फूल करना शुरू करते हैं। अगर एक अनार का पौधा है वो फूल ही सर्दियों के महीने में कर रहा है, तो जब तक सर्दी खत्म होगी फिर